हम नहीं बना सकते क्या, जो विधिवत चलती रहे। हमारे बीच से हमारा कोई साथी सेवानिवृत्त होता है, 30 साल 35 साल उसने सेवा की, कुरान से ईश्वर मुझे दुला लिया, सेवानिवृत्त होकर चले गए। उन्होंने याद किया या नहीं किया ये कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई व्यक्ति वहां जाता और उस व्यक्ति को, उस हमारे साथी को साफा और माला पहनाता तो कितना अच्छा होता। ये दिन हम सबका आना है। मेरा विशेषकर इन बड़े बुजुर्गों से विशेष अनुरोध है कि इस तरह की व्यवस्था बनाए। पैसा कोई माँ बाप नहीं होता, साल के अगर 1000-1100 रुपए, 1000-1200-1500 रुपए अगर हम महीने के 100 रुपए खर्च भी कर दें और उससे हमको व्यवस्थाएं मिलती हो, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी भी कोई बात नहीं है। एक बार आप इस पर विचार करें, जो हमारा खुला सत्र होगा उस पर आप डिस्कस करें और आप तय करें कि हमें करना क्या है। बिना मुखिया के, बिना लीड के कोई कार्यक्रम नहीं होता सर। वो कार्यक्रम भी मैं सब लोगों से, साथियों से फोन कर करके, एक एक व्यक्ति से बात करके फलोदी बालाजी वाला कार्यक्रम किया। अचानक 25 तारीख को सीपीओ सर कहते हैं कि वाकपीट होनी है, तो समझ में नहीं आता कि अगर हमारे स्कूल में होती है, हमारे किसी साथी के पास, मैंने कम से कम मेरे 10 सीनियर्स को फोन किया है, सर आपके यहाँ वाकपीट रख लें, सर आपके यहाँ वाकपीट रख लें। ये काम आपका है, हमसे पहले आप सेवानिवृत्त होंगे। आप यस कर दीजिए, करीला वाले हों चाहे कलमंडा वाले हों चाहे टोड़ी वाले हों चाहे तिलांजू वाले हों, आप यस कर दीजिए, काम सब हो जाएगा। और या तो बनिए की पद्धति है, डोनेशन नहीं मिलेगा तो खान अपनी खाएगा, जितना भी खर्चा होगा उसमें अपन जो साथ में डिवाइडेशन हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है बताओ। पर कार्यक्रम तो हो, कार्यक्रम बंद नहीं होने चाहिए सर। आने और जाने से, खाने और खिलाने से कोई गरीब नहीं होता। मैं आमंत्रित करता हूं सीमा सिंह जी, बालिका सशक्तिकरण, सिंह जी, संयोजक श्री हनुमान सिंह जी। शायद मेरी वार्ता अधूरी रह जाएगी, मुख्य अतिथि आ रहे हैं। बुलाया इसलिए गया है कि मेरे पुत्र ने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में 16वां स्थान प्राप्त किया, और शायद मैं आज आप सब लोगों के स्नेह का पात्र भी हूँ, आप सब लोगों के आशीर्वाद का पात्र भी हूँ कि सन 2020 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित भारतीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर मेरे पुत्रों ने यह सफलता हासिल की, जो शायद मालपुरा तहसील से पहला केस था। और इसको मैंने शेयर किया था, पर कुछ झिझक थी कि अभी इस सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में ज़्यादा परिचित रहते हैं, क्योंकि कलेक्टर मैडम आती रहती है और उनके मैसेज आते रहते हैं। लेकिन ये जो सर्विस है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ये समकक्ष है भारतीय प्रशासनिक सेवा के, समकक्ष है भारतीय सांख्यिकी सेवा के, समकक्ष है भारतीय रेवेन्यू सेवा के, और जितनी भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर के ऊपर ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, ये बच्चे एक जैसा ट्रेनिंग लेते हैं और 7 या 9 वर्ष बाद ये सब एक जैसे हो जाते हैं प्रमोशन के बाद। इनके फील्ड्स अलग अलग होते हैं। अभी शांतनु जी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ट्रेनिंग के अंदर है, और गाजियाबाद उनका सेंटर है। इस समय वो साउथ इंडिया के टूर पर उनको ले जाया गया है। उन्होंने पूरा ट्रेनिंग के अंदर, इस सर्विस में ट्रेनिंग में 1 साल में पूरा इंडिया भ्रमण कराया जाता है, और जगह जगह जहाँ जहाँ भी ये डिपार्टमेंट्स के इनके जो होते हैं सेंटर, उस जगह से परिचय कराया जाता है। तो 25 अप्रैल को जो है उन्होंने ज्वाइन किया था। मैं एक शिक्षक के पुत्र की सफलता की कहानी को आपके साथ शेयर करूँगा। ये भी चाहूँगा कि जो प्रश्न उसने मुझसे पूछा वो आपसे न पूछे। ऐसा हुआ, साफा बंधन करवाकर भी स्वागत करेंगे। राम बाबू जी विजय सर, प्रेमचंद जी वर्मा,
रामू जी सर बधारे, सर को साफा बंधन करवाकर स्वागत। कांता प्रसाद जी सर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नायब तहसीलदार जी सर को कि वो भी अपने स्थान पर खड़े हुए और साथ ही सभी साथियों से वापस निवेदन कि सर का माल्यार्पण कर तिलक लगाकर स्वागत करें और साफा बंधन। विष्णु जी सर पधारे, किशन जी टेलर सर, सीताराम जी शर्मा सर, रमेश जी जैन सर, स्वागत सत्कार की इसी श्रृंखला में श्रीमान कैलाश जी बिश्नोई सर, एसओएचओ सर, इनके स्वागत के लिए मैं हमारे वाटपीठ अध्यक्ष गिरधर सिंह जी, हनुमान सिंह जी संयोजक सर और सहयोग के लिए गोपाल जी मीणा सर, गणेश जी माहेश्वरी सर, ओम जी जैन सर, रतन सिंह जी सर, धर्मेंद्र जी जैन सर पधारे और सर का तिलक, साफा और माला द्वारा स्वागत करें। बलराम जी सर पधारे। राजस्थानी परंपरा के माध्यम से स्वागत सत्कार और अब शब्दों के माध्यम से स्वागत के लिए मैं स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप पधारे हुए अतिथियों का स्वागत शब्दों के माध्यम से आमंत्रित है। स्वागत
द्वितीय दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपका स्वागत फूलोहार से करते हैं। हम आपका स्वागत फूलोहार से करते हैं। हम आपका स्वागत शब्दों मनोहार से करते हैं। आप हमारे इतने अजीज हैं कि हम आपका स्वागत दिलो प्यार से करते हैं। हम आपका स्वागत दिलो प्यार से करते हैं। इस 17 नंबर वार्ड पीठ के द्वितीय दिवस पर हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं श्रीमान राम कुमार जी वर्मा एसडीओ सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रशेखर जी का नायब तहसीलदार सर और कैलाश जी बिश्नोई एसएचओ सर। तो मैं इनके प्रभावी उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे एसएचओ सर श्रीमान कैलाश जी बिश्नोई सर, ये आप आए पधारें और आपके प्रभावी उद्बोधन से मैं अनुग्रहित करें। सम्मानित मंच उपस्थित सभी संस्थापक आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। ये जो पालिका ने उन्होंने प्रस्तुति दी इसमें मेरे को मारवाड़ का रहने वालों पिछले 22 साल से कभी सही बात है समय से लेकर 1 साल से मैंने मेरी माँ को खोया तब से उस दिन भी नहीं रहा होगा जितना कैसे मैं अपना सुबह ये माँ बेटी पर है। इस गीत के बाद आपने एक बेटी जब ससुराल चली जाती है अपनी माँ को अपने जेठ में ससुराल में वो अपने एक पेड़ है ना उससे अपनी सारी यादें जोड़ के उसको याद करती है। उसको क्या क्या उसको बंदिशें रह जाती है ससुराल में जाने के बाद। वो इस तरह से पिछले कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया था। मैंने मेरी माँ को खोया, ठीक है, और उसने हमें यह सिखाया कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो मानवता है, इंसानियत का जो रिश्ता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल में हम खड़े थे तो या तो डॉक्टर थे या सड़कों पर पुलिस थी, उसके अलावा सब चीज़ें बंद थी। आपके विद्यालय बंद थे, आपके कार्यालय दूसरे सभी बंद थे, लोगों की आवाजाही बंद थी, कोई भी सड़क पर नहीं था। कुदरत ने हमें इतना कठोर पाठ पढ़ाया कि मानव के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है और सब कुछ रोका जा सकता है इसी मानव के जीवन को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। यही हुआ कोरोना से हमने यही सीखा। आप सब लोग गुरुजन हैं, आप लोगों को है जिन्होंने टॉपरेट किया हमारे को यहाँ तक पहुँचाया और आज भी हम आप ही का काम कर रहे हैं जिनको टॉपरेट किया। आप लोग IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं जो आपके ठोकने पीटने से भी नहीं सुधरते हैं, फिर उन्हें हमें ठोकना पीटना पड़ता है। उस ठोकने पीटने में आप IAS IPS बनाते हैं और हम हिस्ट्री सीटर टूटा और तड़ी पार कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस मातृभूमि के लिए, मेरी माँ के लिए जो मेरे मन में इतना दर्द है, मुझे इतनी याद आती है कि माँ चली या वो परिवेश मुझे याद आता है। आप बड़ी बात बता, आप इसको क्यों याद मुझे समझ एक टीचर को हम 25 साल बाद नियुक्त करके टीचर थे सरकारी सेवा में, दंगों में आरोपी हुए। हाईकोर्ट में इन्होंने राजीनामा कर दिया उस पार्टी से, फिर भी हाईकोर्ट के राजीनामे को सरकार ने नहीं माना कि भाई दंगों के आरोप में आप किस बात का राजीनामा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी। जिस बुढ़ापे में पूरे वेतन भत्तों का पेंशन का लाभ लेते हुए उनको रिटायर होकर पोते नातियों को खिलाना चाहिए था, उस उम्र में वो जेल का। सांप्रदायिकता का जहर इतना खतरनाक होता है कि सामने वाला इसलिए मार रहा है कि हिंदू को लगता है मुसलमान है और मुसलमान को लगता है हिंदू। इससे जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उस व्यक्ति की पहचान के आधार पर
कि सिर्फ उसने तिलक लगा रखा है या टोपी पहन रखी हम उसका कत्ल कर देते हैं। इससे गिरी हुई मानसिकता, इससे गिरी हुई सोच आपकी कहीं नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कानून का सम्मान सभी को करना पड़ता है, आप चाहें चाहे नहीं चाहें। कैसे 3 तलाक का मुद्दा है, समुदाय विशेष ने कहा कि नहीं साहब हम तो इसको नहीं मानेंगे, सरकार ने लागू किया, मानना पड़ा, आज वो कानून लागू है और 3 मुकदमे तो मैं दर्ज कर चुका। राजस्थान का पहला मुकदमा 3 तलाक का मैं दरगाह थाने में तब था और 2 मुकदमे मैंने नशीराबाद आने के यहाँ आपके मालपुरा में दर्ज कर चुका है। तो कानून जब बन जाता है वो जन भावनाओं से नहीं बनता। वो कानून बनाते हैं उन लोग संसद विधानसभाओं में, मंत्रालय और सचिवालयों में बैठते हैं और वो लोग इस बात के लिए बहुत मनन करते हैं कि ये जनता के व्यापक हित में है या नहीं है। भाई वो कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है, इसलिए 3 तलाक लागू किया। ये जो हमने यहाँ एसडीएम साहब ने विचार विमर्श करके ऊपर प्रशासन, शासन सब जगह से, सरकार से, सब तरफ से हुआ कि ये मालपुरा में ऐसा क्या है कि भाई हर साल दंगे होते हैं, हर साल झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। 1950 में से तो यहाँ हत्याओं का इतिहास है। किसी छोटे से कस्बे में इतनी हत्याएं इस बात पर नहीं हुई कि कोई झालावाड़ से यात्री आ रहे हैं, उनको इस बात पर मार दिया गया कि पहचान किया। आपने इस शहर में छोटे छोटे बच्चों को इसलिए मार दिया कि उनकी पहचान ये थी कि उनका कसूर ये था कि उनको कुदरत ने उन परिवारों में जन्म दे दिया जो उनके हाथ में नहीं थे, जो समझते ही नहीं थे कि भाई धर्म होता भी क्या है। ऐसे पाखंड भरे माहौल में जब धर्म अधर्म हो जाता है तब प्रशासन और शासन चलाने वाले लोग कुछ नियम कानून बनाते हैं जो इस शहर की, इस इलाके की बेहतरी हो। तो ये जो कानून, ये जो बना है, ये जो नियम बने हैं, ये जो नए रास्ते बने हैं, मैं यहाँ इस मंच पर खड़े होकर मुझे कहने का इतना है, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आपको यहीं रहना है और वो आँच आप तक भी आती है, ठीक है ना। कल को आपका बच्चा उस आँच में घुस जाएगा, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं ले सकता। आपका बेटा, पोता, आपका भांजा, भतीजा, परिवार का कोई भी सदस्य, आप माए हैं, आपका कोई भी बेटा, कोई चाहता है क्या जेल जाए, मुकदमे भुगते, तड़ीपार हो? तो यहाँ सांप्रदायिक मामलों में तो पेशी वहाँ बनी पार्क में पड़ती है, जयपुर में आना जाना कितना मुश्किल होता है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम, हम हमारा काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उस बात के लिए सरकार हमें बाकायदा ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के दौरान हमें पूरी इस चीज़ को सिखलाई दी जाती है कि आपको कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है। उसके बाद में हम नौकरी में धीरे धीरे अनुभव से और ज़्यादा सीखते रहते हैं। हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारी, सरकार भी हमें इसके हर बात के लिए संसाधन मुहैया कराती है कि भाई वहाँ इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। आपके यहाँ मालपुरा में पहले एक छोटा सा थाना होता था, आपने देख लिया कितनी बड़ा नामदार लंबा चौड़ा नई बिल्डिंग बन गई। क्यों बन रही है? 2 मंजिल की शानदार बिल्डिंग, सरकार के 2-2.5 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। कहीं और जगह है ऐसा थाना नहीं है ना। इसी तरह से RSC की लाइन, अरे भाई जिले में SP को नहीं मिलती आज की RSC जितनी एक मालपुरा कस्बे में। क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग सभ्य नहीं है, कानून की पालना नहीं करना चाहते, कानून पालन करना जानते नहीं है। उनको कानून की पालना कराने के लिए, उनको सुरक्षित कराने के लिए मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो कानून की पालना नहीं करना चाहते या चाहते हैं, उनके रोजगार है, उनके हित जुड़े हुए हैं इस बात से कि यहाँ अशांति रहे ताकि उनका रोजगार चले अथवा उनके राजनीतिक हित पूरे हों। आप कहीं भी किसी भी दुनिया में ये देखिए जहाँ अशांति है वहाँ उजड़ गई। एक समय में ढाका, कराची, लाहौर ये व्यापार के सबसे उन्नत बड़े केंद्र हुआ करते थे। अपने हिंदुस्तान में भी अलीगढ़, मुरादाबाद, यहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआती कानपुर से मानी जाती है, वहाँ वो शहर खत्म हो गए। क्यों हो गए? इस हिंदू मुस्लिम की जरूरत से। तो आप अपने परिवेश में आसपास के लोगों को क्या देखते हैं? आपने अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कैसा मालपुरा देखकर जा रहे हैं? ये मैं तो जान भी रहा हूँ, जब मैंने हर जगह के लिए पीछे जब जिन जिन जगहों पर छोड़ कर आया ना, तो मुझे हर जगह के लिए मुझे फख्र होता है कि मैं 1 साल किसी जगह पर रहा तो मैंने उस शहर को ये दिया।
जैसे मैं यहाँ हूँ, मैंने पिछले 1 साल में बेहतर कानून व्यवस्था दी। छोट-छोट घटनाओं को छोड़कर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मालपुरा में कहीं ऐसा थी। लोगों ने खूब प्रयास किए, उसमें एसडीएम साहब का, सभी का बहुत सहयोग रहा, आम जनता का भी सहयोग रहा। कोई भी घटना हो उसमें खूब सारे लोगों ने, चाहे किसी तरह का झगड़ा हो, चाहे संपत्ति जिहाद का मामला हो, कई सारी चीज़ें चलाई गई, प्रोपेगेंडा चलाई गई। सामने से ईद के, मुहर्रम के जितने भी त्यौहार आए, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक मनाया, उसमें आप सबका सहयोग था। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी आने वाली नस्लों का क्या भविष्य देख कर जाना चाहते हैं, कैसा मालपुरा बनाना चाहते हैं, ये लोग आप तय करेंगे। आपको तय करना है तो आप कृपया अपने घरों में जाइए, अपने बच्चों के कभी कभार फोन चेक कीजिए तो वो क्या देखता है। ये जो फोन होते हैं ना, ये सोशल मीडिया, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करते हैं। आप जो कंटेंट एक बार देखते हैं ना, बस शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ें वही दिखाता है, आपकी सर्च हिस्ट्री वही दिखाती है, तो उसको चेक कीजिए तो क्या देख रहा है। आजकल फोन देना हमारी मजबूरी सी हो गई, बच्चों को नहीं दें तो भी देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा चेक कीजिए कि कहीं वो ऐसी आभासी दुनिया में तो नहीं फंसता जा रहा है। सांप्रदायिकता के अलावा भी बहुत सारे ट्रैप है इसमें, तो वो आप कीजिए। हमें आप में तो आप सब लोग पढ़े लिखे, आपको क्या कह सकते हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है आपकी, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने परिवार के और बच्चों पर भी दीजिए, उनको समझाइए। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, आपके जुलूस, मेले, आपकी यात्राएं, उस पर पुलिस का पूरा प्रबंध इस बात पर रहता है कि शांतिपूर्वक हो। अभी डिग्गी कल्याण जी का मेला चल रहा है, आएगा, लाखों लोग आएंगे, पुलिस और प्रशासन पूरी उनके लिए व्यवस्था करता है, कहीं कोई इशू नहीं है। यहाँ से आने वाले लोगों को हम कहते हैं कि भैया तुम यूनियन प्रदेश में आकर जाओ, तो लोग जाते हैं, क्योंकि उनका ध्येय क्या है, डिग्गी कल्याण जी के दर्शन करना। उनको ये नहीं है कि साहब मैं तो चांद से होकर जाऊँगा। अगर भी ये सावन का महीना है, शिव भगवान को इसलिए जल चढ़ाया जाता है, इसलिए उनको ठंडा, उनके मस्तिष्क को जल चढ़ा के इसलिए ठंडा रखा जाता है कि उन्होंने इस विश्व के कल्याण के लिए हलाल का पान किया था, ठीक है ना। हलाल का पान किया तो उस हलाल में इतना था कि उन शरीर में उनके गर्मी होगी, तो सावन आया, कुदरत ने बरसाया। भक्तों को लगा जब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुदरत बरस रही है, इतने मेघ बरस रहे हैं, तो हम भी शिव भगवान को प्रसन्न करें, उनके तलाश, उनके शिवालयों में जाए, उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके आरती, भजन, श्लोक, स्रोत गाएं, तो लोगों हमें करना चाहिए। उस पर प्रशासन आपके पूरा सहयोग करेगा, पूरा आपका आपके सभी तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सहयोग, आपका सुरक्षा, जो भी व्यवस्था होगी वो हम करेंगे। दूसरी बात, जो रास्ता बदला गया है वो प्रशासन की व्यवस्था है, वो आदेश था, वो जारी हो गया, एक कानून है, नियम है, वो हम नहीं बदल सकते। हमारा काम उस कानून की पालना कराना है, तो उसमें कोई भी आएगा फिर वो कानून की प्रक्रिया में जाएगा, कानून अपना काम करेगा। हमें उसके लिए हर, यहाँ कलेक्टर साहब आके गए, एसपी साहब आए, डिविजनल कमिश्नर, आईजी साहब, और ऊपर से सरकार के सब तरह के निर्देश यही है कि भाई मालपुरा में कानून की पालना होनी चाहिए। जो हर साल जो यात्राओं, मेलों में जो त्योहारों पर दंगे होते हैं वो किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। इसके लिए प्रशासन ने जांच संबंध व्यवस्था की है। आप अपने बच्चों को समझाइए कि भाई शिव भगवान को जल चढ़ाने पर कोई रोक नहीं है। शिव भगवान के गीत गाने में, भजन गाने में, श्लोक स्रोत गाने पर किसी प्रकार की मनाही नहीं है। आप बिल्कुल अपने हर्षोल्लास से त्यौहार बनाए, लेकिन प्रशासन के नियम कानून को मानते हुए। नियम बन गए वो तो आपको मानने पड़ेंगे। आप जब सरकार में भर्ती हुए थे, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। आज की तारीख में बायोमेट्रिक्स है, आपको लगानी पड़ती है, सरकार ने बना दिया, नहीं मानना पड़ेगा। हम कौन होते हैं, उनके साहब हमसे पूछा ही नहीं, हमने हमारे से कभी राय नहीं दी थी कि बायोमेट्रिक से उपस्थिति होनी चाहिए। अब होती है नहीं होती, और ही है ना, मानना पड़ता है ना हमें। तो वही भी बात हमारे ऊपर है, हम भी बाउंड है इस बात के लिए, हमारे ऊपर भी कानून है। हमने कानून की पालना करने में असफल रहने पर हमारे ऊपर भी विभाग कार्रवाई करता है। तो मैं नहीं चाहूँगा, मैं आपके किसी बच्चे का भला सोचते हुए कतई मैं मेरा नुकसान नहीं करूँगा। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, ड्रोन भी लगेगा, सब तरफ से निगरानी रहेगी, वीडियोग्राफी भी होगी। आज के डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम पूरी हिस्ट्री 2 मिनट में निकाल लेते हैं कि इसका बही खाता जनक कुंडली क्या है।
तो आप अपने बच्चों को ये ध्यान रखिए, उनको समझा कर रखिए, और किसी भी प्रकार की उस समय भावना हमारे उस बच्चे के प्रति होते हुए भी, जैसा अब ये तो फला गुरु जी का भांजा है, ऐसा पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते होते हैं। कारण क्या होता है, वो बच्चा CCTV कैमरे की जद में आ चुका होता है। माननीय प्रिंसिपल महोदय इस बात के साक्षी है। छोटे छोटे बच्चे थे 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले, हमें बंद करना पड़ा, मुकदमे करने पड़े। CCTV कैमरे में मोटरसाइकिलों पर लट लेकर घूम रहे। अरे साहब, तुम कौन होते हो कोई सबक सिखाने वाले? तुम्हारे साथ कोई अपराध हुआ है, गलत हुआ है तो आप हमें बताइए ना। हमें सरकार ने मोटी मोटी तनख्वाहें, जुलाई में इंक्रीमेंट और लगेगा, ये लंबी चौड़ी गाड़ियाँ, घोड़े, ये हथियार डंडे किस लिए दे रखे हैं? आप लोगों की सुरक्षा के लिए, बदमाशों का इलाज करने के लिए। आप क्यों बदमाश का किसी का इलाज करने जा रहे हैं? आप हमें बताइए, हम इलाज करेंगे, कानूनी तरीके से कराएंगे, अच्छे से करेंगे। आप इलाज करने जाओगे, चोर को पीटा, मर गया तो 102 में, क्योंकि चोरी छोटा अपराध है, बड़ा अपराध है। उसने गाली दी, आपने लट मार दिया, लट मारना बड़ा अपराध है, गाली देना छोटा अपराध। तो आपने लट मारा, आप जेल जाओगे, गाली देने वाला बच जाएगा। तो बच्चों को इस बात के लिए समझा कर रखिए, अपने आने वाले भविष्य को, आप अपने आसपास के लोगों को, आप जहाँ जिस शिक्षण संस्थान में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो उन संस्थाओं में अपने बच्चों को इस बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि मातृका बेहतर कैसे करें। हमने हमारे गांव को बेहतर बनाने के लिए मैंने मेरे परिवार की तरफ से एक लाइब्रेरी की। जैसा आप क्या करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लाइब्रेरी हर जगह होगी, शहर में होगी, लोग मकानों किराए, जयपुर में लोग कोई जोधपुर जा रहा है, क्यों जाओ, लाइब्रेरी चाहिए, यही चाहिए ना। बहुत बढ़िया। मेरा छोटा भाई US में रहता है, उसने कहा भाई सोशल कोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी की पूरी व्यवस्था करके उसमें किताबें आजकल ऑनलाइन आती है, सब सब्सक्रिप्शन होता है, सारी चीज़ें व्यवस्था करके आप अपने गाँव की, आप यहाँ पहुँचे ना, उसमें आपके परिवार का, आपके परिजनों का, आपके ग्राम का, जिस मोहल्ले का है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता आप वापस लोगों को कुछ दें? हम उस स्थिति में हैं कि हम वापस उस समाज को लौटाएं। तो हम कैसे लौटा सकते हैं? हम लोगों को अच्छी सोच देके, अच्छी शिक्षा देके, अच्छा माहौल देके, उनको संदेश करके हमारी तरफ से वापस समाज को लौटाएं। आप सभी लोग आदरणीय हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मेरे गुरुजन हैं, तो मेरे किसी शब्दों से यदि आपको बुरा भी लगा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे कहे हुए शब्दों पर गौर जरूर कीजिएगा। और जो भावुकता का थोड़ा ये चीज़ हुई है, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। इस गंभीर से पता नहीं हम कितना दर्द है। मेरे पिताजी अकेले उनको संभालने के लिए मैंने इतने प्रयास किए, सब नहीं आ सकता उसमें, मेरे नजदीक नहीं होगा। आप तो बच्ची हैं, सब साथ में खड़े रहते हैं, इतनी अच्छी किस्मत है आप बच्चों के साथ बैठ के खिला करो। मैंने मेरे बेटे में को इसलिए अपने स्कूल में कराएगा वो ढंग से पढ़ ले। हमारे क्या है, लोगों में डेरे बेटी को वनस्थली में करवाए, इसीलिए कि वो बहुत पढ़ ली। इतना सेक्रीफाइस करते हैं हम, इतना दर्द होता है जब एक पढ़ने वाले बच्चे को अवसर मिलता है। तकलीफ बनेगी, पीड़ा होगी, अभी तो किसी के भाग में बेटी। मैं माफ़ी चाहूँगा, इस गीत में मुझे इतना रुला दिया कि उस दिन भी नहीं हो रहा, बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन ये आपका प्यार है, आपके सामने मेरा दर्द है। आध्यात्मिक ज्ञान से और सांप्रदायिक सद्भावना की कामना करने वाले, चैन और अमन की मालवा में बरसात करने की इच्छा रखने वाले, परोपकार की मिसाल पेश करने वाले SHO साहब श्रीमान कैलाश जी बिश्नोई ने कभी अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और साथ ही हमें अपनी नई पीढ़ी को किस प्रकार की बनाने उसके लिए हमें प्रेरणा दी। इन्होंने सर ने माँ के बारे में बताया कि आज माँ का इस समाज में, व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है, एक कविता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। संवेदना है, भावना है, एहसास है माँ। संवेदना है, भावना है, एहसास है माँ, जीवन के फूलों में खुशबू का आभास है माँ। संवेदना है, भावना है, एहसास है माँ, जीवन के फूलों में खुशबू का आभास है माँ।
पूजा की थाली में माँ के मंत्रों का जाप है माँ। पूजा की थाली में माँ के मंत्रों का जाप है माँ। मरुस्थल में बहता मीठा सा झरना है माँ। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, धर्म है माँ। जिंदगी की कड़वाहट है, अमृत का प्याला है माँ। पृथ्वी है, जगत है, धुरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। पृथ्वी है, जगत है, धुरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता और माँ जैसा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। माँ जैसा और कोई दुनिया में हो नहीं सकता। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नायब तहसीलदार सर, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, चंद्रशेखर जी नाग सर, आए और अपने जोश और अनुभव और अपनी हमारे से अपेक्षा उस पर हमें उद्बोधन दें। तो आमंत्रित है नायब तहसीलदार सर चंद्रशेखर जी नाग सर। माँ वीणा पाणी को नमन। आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय सीआई साहब और सभी अतिथि और आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं चंद्रशेखर टांग RS 2018 बैच से अभी जो सिलेक्शन हुए थे उसमें मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तहसीलदार सेवा का मैं सदस्य हूँ और प्रथम नियुक्ति आप ही के मालपुरा तहसील में हुई है, साहब ही के अधीन में। दो बातें मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आज मैं जो भी हूँ, हम सब जो यहाँ हैं, जो भी हैं हमारे गुरुजनों की वजह से। और गुरु जो होता है वो एक जो बच्चा होता है ना, उसका एक रोल मॉडल होता है। हर बच्चा अपने गुरु की तरह बनना चाहता है। मैं भी अपने गुरु की तरह ही बनना चाहता था। जैसे जो मर साहब ने पढ़ाया वही चीज़ें पढ़नी, उन्हीं की तरह आचरण करना। तो न केवल पढ़ाना, बाकी उनके आचार व्यवहार, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या वो अपने उनकी कथनी करने में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें विद्यार्थी नोटिस करता है। अब शिक्षा के फेज से हम लोग निकल चुके हैं और अब गुरु मेरे अभी एसडीएम साहब हैं, इन्हीं के निर्देशन में मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, नई पोस्टिंग है। अब वैसा ही साहब के साथ आचरण को मैं अनुभूत करता हूँ कि किस प्रकार से है। तो जैसे कि सीआई साहब ने कहा कि मालपुरा में अभी समस्या चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो मुझे लगता है कि हम जो भी समाधान प्रशासन की तरफ से कर रहे हैं और लेकिन उसका दीर्घकालिक जो उपाय है वो आप ही लोगों के हाथ में है, क्योंकि जो मालपुरा में आने वाली जो पीढ़ी है वो सब आप लोगों के हाथ में है। तो किस प्रकार से उनके दिमाग को किस प्रकार से नर्चर करना है वो सभी आप लोगों के हाथ में है। तो आप भी कर रहे हैं और मेरा आप लोगों से निवेदन भी है कि इसी प्रकार से नर्चर करें कि ये सांप्रदायिक जो हिस्ट्री रही है हमारी वो आगे नहीं रहे, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों की वजह से विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। अपन उदाहरण लें अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में क्या नहीं था, वहाँ रिसोर्सेज देखिए कितने रिच हैं। अफीम पोपी जो होती है वो वहीं उगती है, गोल्डन क्रिसेंट में आता है वो, इतना अच्छा रिसोर्सेज है वहाँ पे। लेकिन आज भी अफगानिस्तान उजाड़ हो चुका है। वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे शांति व्यवस्था नहीं है। तो शांति व्यवस्था नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं विकास जरूर अवरुद्ध होता है। हम प्रशासन, एसडीएम साहब, हम सभी लगे हुए हैं कि मालपुरा में बिल्कुल शांति व्यवस्था रहे, जो भी धार्मिक आयोजन है वो शांति से हों। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी बच्चे हैं 10वीं क्लास, 9th क्लास, 11th और 12th के आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, तो प्रशासन की तरफ से कभी भी कोई मोटिवेशन सेमिनार रखना हो या बच्चों को कुछ करवाना हो तो हम सभी आप लोगों को तैयार हैं। श्रीमान का जो निर्देशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे और कभी भी आपको बुलाना हो तो साफ निवेदन कर दीजिएगा, हम जरूर तैयार रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच त्रिदेव पधारे हैं। एसडीएम सर से के उद्बोधन से पूर्व उनका बूस्टअप हमें मिले, उससे पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा गिरधर सिंह जी को तो अपनी बात इस मंच से साझा करें। गिरधर सिंह जी सर।
आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय मालपुरा, नायब तहसीलदार जी, SCDO सेकंड लोकेश जी और संयोजक हनुमान सिंह जी और मेरे सामने बैठे हुए शिक्षा जगत के सभी मालपुरा ब्लॉक के कोहिनूर। आपको मैं जो कोहिनूर कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन की ये वाकपीठ संगोष्ठी हमारे यहाँ आयोजित हुई आदर्श विद्या मंदिर में। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ऊपर से जो शिक्षा विभाग के आदेश थे वो ये थे कि जुलाई के लास्ट वीक में 2 दिवसीय संस्था प्रदानी की वाकपीठ संगोष्ठी आयोजित की जाए और उसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए। जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अपनी वार्ताएं यहाँ प्रस्तुत की, बहुत सारगर्भित वार्ताएं यहाँ हुई। जिला कलेक्टर महोदया जो कि शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हैं और उन्होंने कई जो है नवाचार किए हैं, तो मिशन लक्ष्य साधना उस पर भी हमारी एक वार्ता यहाँ पर हुई और उसी से भी सभी संस्था प्रधान अवगत हुए। यहाँ जो संस्था प्रधान आपके सामने विराजे हुए हैं ये भी सभी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पीओस या प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी जो नए विद्यालय खुले हैं सीनियर हायर सेकेंडरी उनके प्रधानाचार्य और सेकेंडरी जो स्कूल है उनके प्रधानाध्यापक इसमें भाग ले रहे हैं। महोदय, मैंने इनको सबको कोहिनूर इसलिए कहा है कि आज जो कोहिनूर है वर्तमान में, ये कोहिनूर जब मिला था तब इसका वजन 3 गुना ज़्यादा था, मगर इसकी वैल्यू, इसका मूल्य कुछ भी नहीं था। फिर इसे तराशा गया, परिष्कृत किया गया और जैसे जैसे इसका वजन कम होता गया इसका मूल्य करोड़ गुना ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो उसी तरह की शख्सियत इनकी है कि बहुत वजन है, बहुत काम है और उस काम को, वजन को ये करके और फिर भी इनके चेहरे पे हंसी रहती है, ये काबिले तारीफ है। माननीय अभी हमारे जो SHO साहब थे उन्होंने भावुकतापूर्ण एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपनी बात हमारे बीच में रखी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मगर उनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। वो बात मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक तो वो गुरु और शिष्य से संबंधित है, दूसरा जान करके फिर गलती करना और अनजाने में गलती करना, इस पे भी वो आधारित है। ये एक सूफी घटना है, सूफी कहानी है। एक बहुत प्राचीन काल में, मध्य काल में एक संत हुआ था, सूफी संत, जिसका नाम था मंसूर। और मंसूर का जो गुरु था उसका नाम था जुनैद। मंसूर ने एक दिन घोषणा की कि अहम ब्रह्मस्य अल अनिल अनल हक, ये शब्द उसने कहे। ये कहते ही जुनैद ने कहा कि चुप करो, मुंह के ताला लगा लो, अब ये दोबारा ये शब्द नहीं आने चाहिए, तुम अब अनल हक नहीं बोलोगे। उसने कहा कि गुरु आप मुझे ये कह रहे हैं, मेरा शर्म से सिर जो है झुका जा रहा है, मुझे शर्म आ रही है कि आप जानते हैं फिर भी मुझे ऐसा कह रहे हैं। गुरु ने कहा कि मैं जानता हूं तो अनल हक कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा, तो सत्य कह रहा है, मगर राजा के यहां से रोज संदेश आ रहे हैं, ये बात सार्वजनिक हो गई है, राजा तक ये बात पहुंच गई है और राजा ने मेरे पास संदेश कहा है कि या तो उसका बोलना बंद करवा दो या फिर उसे त्याग दो। मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं कि या तो तू ये बोलना बंद कर दे सार्वजनिक रूप से कि अनल हक, या फिर तू जो है तैयार हो जा, मैं तुझे त्यागना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हो। उसने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि तू तो मौत को प्राप्त होगा, मगर हमारे सबके लिए तू मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि राजा तक ये समाचार पहुंच चुके हैं। उसने कहा कि अब आपकी इच्छा, जब आप जानते हैं तो जैसा चाहे वैसा कर दें, क्योंकि मैं नहीं कहता कि अनल हक, कोई है जो मेरे से कहलवा रहा है कि अनल हक। तो फिर यही हुआ, जुनैद ने अपने सबसे अच्छे शिष्य को, सबसे ज्यादा योग्य शिष्य को त्याग दिया। उसने जैसे ये समाचार राजा के पास पहुंचे कि उसे त्याग दिया गया है, तो उसे मृत्यु दंड सुनाया गया, उसे गिरफ्तार कर दिया। संसार की सबसे क्रूरतम मृत्यु जो हुई है
वो मंसूर की मृत्यु है। इससे पहले ईसा मसीह को भी मृत्युदंड दिया गया, मगर इतनी क्रूरता से नहीं मारा गया। सुकरात को भी मृत्युदंड दिया गया, मगर इतनी क्रूरता से नहीं मारा गया। जिस दिन उन्हें मृत्युदंड दिया गया, उसको देखने के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी। उस 1 लाख लोगों की भीड़ में सुनेत भी शामिल था, उसका गुरु भी शामिल था। और जब उसके पांव काटे जा रहे थे तो वो हंस रहा था। जब मंसूर की आंखें निकाली गई, वो हंस रहा था। जब उसकी आंखें तराशी गई, फोड़ी गई, तब भी वो हंस रहा था। उससे पहले लोग उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, सब पत्थर मार रहे थे, सब पत्थर मार रहे थे और वो हंस रहा था। लोग गालियां दे रहे थे, वो हंस रहा था। इतने में उसका गुरु जो जुनैद था, उसने भी एक फूल उठा करके उसके ऊपर मारा। फूल इसलिए मारा कि लोग ये नहीं कहें कि लोगों के साथ मैंने इसको नहीं मारा, कल ये आरोप मुझ पर नहीं लगा दिया जाए। तो फूल जैसे उसके ऊपर फेंका गया और मंसूर रोया, आंख में आंसू आ गए, रोया, जोर से चिल्ला के रोया। इतने में जो है उसके साथ एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि लोग जब तुम्हें पत्थरों से मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तब तुम हंस रहे हो, और जब तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे को ऊपर एक फूल फेंका है और फिर तुम रो रहे हो। उसने कहा कि ये जो लोग गलती कर रहे हैं ना, ये तो अनजाने में कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है, इसलिए इन लोगों को माफ किया जा सकता है। जो अनजाने में गलती करता है उसे माफ किया जा सकता है, मगर जो जानता है, सत्य को जानता है और फिर भी वो गलती कर रहा है, वो कभी माफ नहीं की जा सकती। मुझे चोट इनके पत्थरों से नहीं लगी, मुझे चोट गुरु के इस फूल से लगी है, जिसे सब कुछ पता है। मैं अनल हक कह रहा हूं, वो सत्य कह रहा हूं, ये जानता है, मगर फिर भी इसने मेरे ऊपर फूल से मुझे मारा है। ये चोट ऐसी है जो मुझे रुला दी, इस चोट के खाब को मैं नहीं भूल पाऊंगा। और अंत में जब उसकी जीभ काटी जा रही थी, तो फिर वो चिल्ला के बोला, अनल हक, अनल हक, अनल हक, कि दोबारा मुझे अवसर मिले या ना मिले, मेरी जुबान काटी जा रही है। और उसके बाद में इतना तड़पा करके उसे मारा गया, तो लोगों ने कहा कि तुम इतने क्रूरता पूर्वक मृत्यु किसी की भी नहीं हुई जैसी तुम्हारी हो रही है। उसने कहा तुम सब पागल हो, मंसूर न कभी मरा है, ईसा न कभी मरेगा, सुकरात न कभी मरेगा, महात्मा गांधी कभी नहीं मरेंगे। वो जब तक ये कायनात है तब तक वो सदा याद किए जाएंगे, उनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर अमृत है। और वो आने वाली पीढ़ी को ये अमृत छोड़ के जा रहे हैं, उनके संदेश छोड़ के जा रहे हैं, उनके शब्द जो छोड़ के जा रहे हैं, वही उनका मार्गदर्शन करेगा। तो मित्रों, जो जानकर के गलती करता है, वो गलती जो है कभी माफ नहीं की जा सकती। अनजाने में, भीड़ में जो गलती होती है, उस पर तो फिर भी विचार किया जा सकता है। तो इतने ही श्रेष्ठ हमारे गुरु हैं, और ऐसी श्रेष्ठ जो है हमारी परंपराएं रही है। माननीय एसडीएम साहब और सीआई साहब और नायब तहसीलदार साहब हमारे विद्यालय में आए हैं। मैं इस वाकपीठ संगोष्ठी का अध्यक्ष होने के नाते आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद। मैं अब अपने प्रशासनिक और कुशल नेतृत्व प्रबंधन से मालपुरा उपखंड के पैनोरमा और सिनेरियो को अलग पहचान दिलाने वाले हमारे मुखिया एसडीओ सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन से हमें लाभान्वित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें और शिक्षा विभाग को एक नई ऊर्जा प्रदान करें। आमंत्रित है एसडीओ सर श्रीमान राम कुमार जी। सभी मुंतासिर मेरे साथीगण, सभी प्रिंसिपल साहिबान और साहिबान, ये जो 2 दिन की संगोष्ठी है, ये बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, आपको टारगेट दिए जाते हैं, उन पर आप बात करते हो, चर्चा करते हो। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत सारे अनौपचारिक मुद्दों पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर सारे संस्था प्रधान इकट्ठे होते हैं। वो अपने कड़वे मीठे अनुभवों को साझा करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि अभी तो सीजन भी चल रहा है।
किसकी डिजायर चलती है, किसकी डिजायर नहीं चलती है, इन पर भी बात होती है। इसके साथ साथ शिक्षा का स्तर कैसे उठाया जाए उस पर भी बात होती है। मिशन लक्ष्य साधना कलेक्टर मैम की ओर से एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान चलाया जा रहा है। आप सब लोगों के अच्छे प्रयासों से मालपुरा भी उसमें बहुत अच्छी स्थिति में है पूरे जिले में, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जो देश शिक्षा के मामले में, सभ्यता के मामले में जैसे जैसे ऊंचाई प्राप्त करता है, वैसे वैसे विद्वान लोगों की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि वो 3 किलो का जो 3 गुना ज़्यादा वजन वाले भिंगुर का वजन वैल्यू कम थी, और जब उसका वजन कम हुआ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा की गई। क्यों? क्योंकि वैल्यू गिरती गई। जहाँ जहाँ सभ्यता का विकास नहीं हुआ, जहाँ एजुकेशन कम है, विकास नहीं हुआ, वहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती। जैसे अफ्रीका है, वहाँ जो कबीले का सरदार है उसकी चलती है। कोई मंसूर जाए तो निश्चित रूप से काट दिया जाए, है ना। यूएस में, फ्रांस में, ब्रिटेन में अच्छी यूनिवर्सिटी के जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, वो वहाँ के हाई डिग्निटरीज के बीच में जब जाते हैं तो उनके साथ उनके बराबर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता के ऊंचे स्तर पर हैं। हम जिस देश में हैं वो सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आज से 40 साल पहले इस देश में जो व्यवस्था थी, 50 साल पहले जो व्यवस्था थी और 200 साल पहले जो व्यवस्था थी, वो सामंती व्यवस्था थी। उसके बाद में आज़ादी का दौर आया। आज़ादी के बाद में कानून से शासन होना स्टार्ट हुआ, और आज के दिन सामंती व्यवस्था भारत में नहीं है, लेकिन सामंती मानसिकता है। सामंती मानसिकता जो है, जब तक ये रहती है तब तक विद्वानों को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। जैसे जैसे सामंती मानसिकता के बादल छंटेंगे, वैसे वैसे शिक्षक की इज्जत और बढ़ती जाएगी। ये पैमाना है। आज किसी भवन का लोकार्पण करने के लिए हम माननीय विधायक साहब को बुलाते हैं, या सांसद साहब को बुलाते हैं, या और किसी पदाधिकारी को या अधिकारी को बुलाते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेज में भी किसी भवन का उद्घाटन हो तो प्रिंसिपल साहब या बीसी ना करके वहाँ के जनप्रतिनिधि या उनके अधिकारी आते हैं। जबकि आना किसको चाहिए? बीसी को आना चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे स्तर पर एजुकेशन के मामले में। लेकिन अभी तक हम एजुकेशन की वैल्यू को ज़्यादा समझ नहीं पाए। ये सोसाइटी के प्रॉब्लम है। यही मानसिकता सामंती मानसिकता। एक पटवारी को ज़्यादा इज्जत मिलती है, एक प्रिंसिपल से ज़्यादा, ग्राम सेवक को ज़्यादा मिलती है, भले वो 12वीं पास करके एग्जाम देता हो। एक कांस्टेबल को ज़्यादा मिल जाती है, आपके चालान कर देते हैं। कानून अपनी जगह। अध्यापक को, मेरी वाइफ कॉलेज प्रोफेसर, मैं आप उसको कटाक्ष के रूप में नहीं लीजिएगा, इसलिए बता रहा हूँ, पीछे में सबूत बता रहा हूँ कि हमारे घर में भी होता है। पर मैं देखता हूँ इस बात को, और हमें दुख भी होता है। और मैंने अपने प्रोफेशन में, मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैंने हमेशा शिक्षकों के लिए बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, और उनके लिए कहा है कि वास्तव में एक टीचर ही तो होता है जो समाज को बनाता है, बच्चों को बनाता है। चाहे हम निर्देश दें, चाहे सीपीओ साहब निर्देश दें, असल में तो जो पढ़ाने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि उसके पढ़ने वाले बच्चे कैसे पढ़ें। निर्देश देने वाले कितने भी निर्देश देते हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पर खड़ा हो जाएगा, पूरी प्रश्नावली करवा देगा, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया ये तो टीचर चाहेगा तभी होगा, अन्यथा तो नहीं हो सकता। टीचर बच्चे के स्तर को समझता है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो वहाँ तक जाता है, उसके बाद में उसका निस्तारण करता है। ये काम मैकेनिकली नहीं करवाया जा सकता, डंडे से नहीं करवाया जा सकता है। ये तभी होता है जब उसके अंदर उन बच्चों के लिए संवेदनशीलता हो, भावना हो, करुणा हो, तब होता है ये काम। और जो अभी हम देखते हैं कि फलां भामाशाह ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया तो उसका नाम आता है, 50,000 रुपये चंदा दिया, चंदा देने वाले की लिस्ट आती है, उसमें अध्यापक कोई बेचारा 1100 रुपये देता है, गिनती भी नहीं आता। अध्यापक जो दान करता है वो तो शिक्षा का दान है। संस्कृत में एक दोहा है, अन्न दानम परम दानम विद्यादान बता परम। अन्य क्षणिका तृप्ति के यावत जीवनम से
शिक्षा है। अन्न से क्षण भर के लिए भूख मिट सकती है। सारे जीवन की अगर भूख मिटाने का कोई साधन है तो वो शिक्षा है। उस काम को टीचर करता है। अब बात हमारी, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे क्षेत्र की जो आबो हवा है वो ठीक रहे। आबो हवा जो ठीक रहेगी तो बच्चे को भी सांस लेने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा, अध्यापक को भी मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा, मजदूर को भी मिलेगा, किसान को भी मिलेगा। और अगर आबो हवा अच्छी होगी, जलवायु अच्छी होती है तो पैदावार अच्छी होती है। अब गर्म जलवायु है, सहारा के मरुस्थल में कुछ नहीं होता, जलवायु गर्म, कोई क्या कर ले। प्रेरिज के घास के मैदान है, कुछ भी ना करो, आबो हवा अच्छी है इसलिए अपने आप तरक्की होती है। मालपुरा की आबो हवा में प्रॉब्लम है। यहाँ की जो सामाजिक जलवायु है वो सहारा के मरुस्थल जैसी होती जा रही है। प्रेरिज के घास के मैदानों की तरह नहीं हो रही जहाँ अपने आप एक फसल उगती है। जियोग्राफी वाले जानते होंगे ये फर्क है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम वो काश्तकार हैं, पुलिस और प्रशासन, जो यहाँ की आबो हवा को ठीक करने के लिए लगे रहते हैं ताकि व्यवस्थाएं ठीक रहें। व्यवस्थाएं ठीक रहें तो आगे की फसल कौन सी है, नई पीढ़ियाँ हैं वो अच्छी हों, कस्बा तरक्की करे, देश तरक्की करे। सीरिया को देखो, ईरान को देखो, जिन जिन देशों में, लेबनान को देख लीजिए, जिन जिन देशों में आबो हवा खराब हो गई फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ और जो था वो खत्म हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम क्या कर सकते हैं, बीइंग एन सिटीजन या लोक सेवक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। जब हम तनख्वाह पाते हैं तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को इस प्रकार का बनाएं जो एक लोक सेवक के लिए श्रेय है, श्रेयस्कर है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, नागरिक होने के नाते, कि हम अपने आस के, पड़ोस के, जानकारों के, हमारे स्कूल के बच्चों के, उनके व्यवहार में भी सुधार लाने के लिए हम प्रयास करें। आज इस मंच के माध्यम से अगर हम ये बात कर रहे हैं तो उसका एक पर्पज भी है, क्योंकि केक तो जन्मदिन को काटा जाता है, वैसा तो नहीं मान लो आज मेरा जन्मदिन है, 15 दिन बाद में केक काटेंगे। केक तो जिस दिन जन्मदिन होगा उसी दिन कटेगा, और जन्मदिन की तैयारियां भी जन्मदिन को ही होंगी, 15 दिन बाद में तो होने से रही। अब जो आगे त्यौहार आ रहे हैं, इन त्योहारों की तैयारियां श्रद्धालु लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, आबो हवा खराब करने वाले अपने तरीके से कर रहे हैं, और हम जो काश्तकार लोग जो आबो हवा ठीक करने में लगे हम अपने तरीके से कर रहे हैं। हमने ये तय किया हुआ है कि खेत में पानी लगेगा, फसल अच्छी होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। कानून का पालन करना हर एक नागरिक का दायित्व है। हम सब लोग कानून के दायरे में हैं। हम जिस प्रक्रिया से निकल के हम नौकरी में आए वो किसी कानूनी तरीके से वो प्रक्रिया अपनाएगी तब हम इस नौकरी में आए। जो लोग चुन के आते हैं वो भी कानूनी प्रक्रिया से चुन के आते हैं। आप आरओ बनते हो और किसी को निर्वाचित करते हो, मात्र 1 वोट से जीतता है, तब भी आप उसको विनिंग का सर्टिफिकेट देते हो। अधिसूचना में उसका नाम आता है कि फला व्यक्ति फला जगह से सरपंच है या प्रधान है या विधायक है, कुछ भी है। कैसे देते हो? आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि एक ही वोट का तो फर्क है, क्या फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा कमजोर ज़्यादा है, जिसका 1 वोट आया, और ये जिसके 1 वोट कम आया ये वास्तव मजबूत है, अच्छा काम कर सकता है, सर्टिफिकेट तुम उसको दो। ऐसा नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि कानून में व्यवस्था है। हम नौकरी कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, कानून की व्यवस्था है। आज अगर यहाँ से ट्रांसफर होकर के बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के रख दिए जाएँ, अगले दिन ये हमारे सभी स्टाफ वाले, हमारा आपका बाबू क्या करेगा? आपका ट्रांसफर होता ही आप जाओगे, पहले 2 मीठी बात करेगा, उसके बाद में आपका रिलीविंग ऑर्डर लाकर आपके टेबल पर रखेगा, सर साइन करो और पधारो, आपका दाखा पानी उठ चुका है। क्यों? कानून में, कानूनन जिनको शक्तियां देगी है वो ट्रांसफर ऑर्डर जारी करते हैं, उसको मानना पड़ता है। इसी तरह से कानूनन जब कोई दिशा निर्देश तय कर दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, जो आदेश जारी किए जाते हैं वो कानूनन है, उनका पालन करना किसी भी लॉ अबाइडिंग पर्सन के लिए जरूरी है। मैं किसके लिए करूँ? लॉ अबाइडिंग पर्सन के लिए। जो लोग लॉ अबाइडिंग नहीं है, जो कानून के शासन को नहीं मानते, उनके लिए कानून अपना काम करता है। आईपीसी में, सीआरपीसी में कितने सारे प्रावधान। उपखंड मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दंड नायक। दंड नायक का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में दंड है।
दंड किसको बोलते हैं? डंडे को बोलते हैं। वो किसके काम में आता है? कमजोर की सुरक्षा करने के लिए काम में आता है, और जो कानून को नहीं मानते उनको नसीहत देने के काम में आता है। इसीलिए पद का नाम दंड नायक का होता है। अब हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं कि जो कानूनन चीज तय हो चुकी है उसकी पालना कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, पटवारी, अध्यापक से लेकर के चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तक वो उसकी पालना कराने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। अभी कावड़ यात्रा आ रही है, रूट 2020 में चेंज कर दिए गए। किसके लिए? सिर्फ कावड़ यात्रा के। कावड़ यात्रा टोडा से चलेगी और टोडा रोड पर जो बाईपास बना हुआ उससे निकलेगी, और उससे निकलती हुई आगे वो जो भी जिनकी जहाँ भावना, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ के लिए उन्होंने अपनी मनोती मान रखी है, वहाँ वो जल चढ़ाएंगे। जो लोग ये कहेंगे कि जी हम तो इस बात को नहीं मानेंगे जो प्रशासन ने आदेश किए हुए, हम तो सीधे जाएंगे, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आपको टोडा रोड से होते हुए आना है तब हम आपका शिवलिंग पर जो चढ़ाया हुआ चले उसको स्वीकार करेंगे, अगर आप बाईपास से आ गए तो हम आपको भस्म कर देंगे, ऐसा नहीं कहा। ये शिव जी का आदेश नहीं है। और जिनका आदेश है कि ऐसा कीजिए आप और टोडा रोड से आइए सीधे, है ना, तो उनके लिए कानून वहां पर तैयार मिलेगा। ये बात उन लोगों को आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको समझाना, हम बहुत तैयारी के साथ हैं इस मामले में, बहुत शक्ति के साथ हैं। दूसरा, अफवाहें बहुत काम करती है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अफवाह थी और पूरे देश में आग लगी, खासतौर से उत्तर भारत में तो बिल्कुल, है ना। गणेश जी ने दूध पिया, एक अफवाह थी। आज से 20-25 साल पुरानी बात होगी, मेरे को लगता है शायद ही पूरे भारत का कोई गणेश जी का मंदिर बचा होगा जहाँ गणेश जी ने दूध ना पिया, है ना। जब एक अफवाह एक मूर्ति को दूध पिला सकती है, एक अफवाह पूरे देश में क्रांति करा सकती है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, तो एक अफवाह बहुत कुछ करा सकती है। अफवाहों पर विराम लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। एग्जैक्टली कोई बात बुरी हो, उससे ज्यादा बुरी बात उस बात से संबंधित अफवाहें होती हैं। अफवाहें क्या कि जी ये तो किसी भी व्यक्ति को टोडा रोड से नहीं निकलने दे रहा प्रशासन। ये जो हमारे डिग्गी कल्याण जी को आते हैं उनको भी प्रशासन रोकता है। ये कहते हैं कि सारे के सारे इधर से जाओ, रास्ता आपके लिए बंद हो गया। ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। सच क्या है? सच ये है कि मालपुरा के जो लोकल लोग कावड़ यात्रा के लिए आते हैं उनके लिए रास्ता तय कर दिया गया मई 2020 में, सिर्फ कावड़ यात्रियों के लिए। डिग्गी कल्याण जी के लिए मालपुरा से आए, टोडा से आए, हिंडोला से आए, जहाजपुर से आए, कोटा से आए, झालावाड़ से आए, कहीं से भी आए, जो लोग टोडा रोड से होते हुए आ रहे हैं, अब तक आए भी हैं यात्राएं, वो सब लोग टोडा रोड से होते हुए, ट्रक स्टैंड होते हुए, पुलिस थाने के सामने से होते हुए व्यास चौराहा और आगे डिग्गी कल्याण जी को जाते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं। अभी डिग्गी कल्याण जी के टेम्पल में जब वहाँ भीड़ होगी, 4-5 लाख लोग आने वाले हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग पैदल आ रहे हों या साधनों से आ रहे हों उनकी सुरक्षा जान की मालिकी को करे। और उनकी सुरक्षा करने के लिए LND रोड जो है, जयसिंहपुरा से ट्रैफिक डाइवर्ट करके हम सीधा टोल के पास में ट्रैफिक निकालेंगे। अब कोई व्यक्ति ये कहे साहब मैं तो वहाँ रेनवाल में टोल पे करके आया हूँ और ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं हाईवे पर ही चलूँ, तो हाईवे पर हम उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें व्यापक रूप से, व्यापक जनहित में यह तय करना है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट हम किधर से करें। मालपुरा के व्यापक हित में हमें तय करना कि किस जलसे को, जुलूस को, उत्सव को, समारोह को किस दिशा से हम मनवाएं। इसका मतलब किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं है। इसका मतलब किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। हनन तब होता है जब हमसे कोई ये कहे कि फला हम शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं या कलश यात्रा निकालना चाह रहे हैं या कावड़ यात्रा निकालना चाह रहे हैं या दशहरे का जुलूस निकालना चाह रहे हैं और हम ये कहें कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, वो मौलिक अधिकारों का हनन है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आप निकालिए, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं, आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और पूरे मालपुरा की सुरक्षा के लिए आप इधर से निकालिए। मूल अधिकार में बहुत सारे परंतुक लगे हुए हैं। एक मूल अधिकार के साथ 15-15 परंतुक लगे हुए प्रोविजंस, वो इसीलिए कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उन चीज़ों को, उन अधिकारों के, चाहे मूल अधिकारों या सामान्य अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कल स्कूल लगेगा
और कल आप सब लोग स्कूल में होंगे। एडिशनल एसपी साहब पहले आपको इस मामले में ब्रीफ करके गए थे, हम भी आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। 18, 20, 22 साल तक होते होते बच्चे को समझ आनी स्टार्ट होती है, तब तक वो चूजे हैं। आपका मतलब कोई भी व्यक्ति उनका कैसा भी इस्तेमाल कर सकता है, उन बच्चों को पता नहीं होता है। और कई बार वो ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहां वो मुकदमों में फंस जाते हैं। उसके बाद में अगले 20 साल वो हमारे कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, सारे टेबल, सारे वकील, कौन सा कहाँ बैठता है, कौन सी टेबल कहाँ लगी है, चाय वाला कौन सा है, सब पता चल जाता है उसको। नाश्ता कब मिलता है, कब नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 15-20 साल तक लगातार उसी कोर्ट में तो चक्कर लगाने होते हैं, तब तक उसको वहाँ की आबो हवा का भी पता चल जाता है। इसलिए आप लोग कल अपने स्कूल के सभी बच्चों को ज़रूर समझाएं कि बच्चे, उनके जानकार, उनके परिजन अपने किसी भी धार्मिक उत्सव को मनाएं, लेकिन प्रशासन से सहयोग करते हुए मनाएं। प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं उनके तहत मनाएं। कलेक्टर साहब के द्वारा धारा 144 लगाई हुई है, उसके तहत स्वीकृति प्राप्त करते हुए मनाएं। ACS होम के द्वारा बहुत लंबी चौड़ी एडवाइजरी जारी की हुई है, उनकी पालना करते हुए मनाएं। अभी 144 में ये प्रावधान है कि 5 लोग या उससे ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठे होंगे तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग तो हम यहाँ मंच पर ही बैठे हैं, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत जब 144 लागू की जाती है, उसके साथ में तय किया जाता है कि किस प्रकार की सभा, किस प्रकार के जुलूस, कौन कौन सी घटनाएं किस प्रकार से की जाएंगी, वो तय होता है। वाकपीट संगोष्ठी सरकार के आदेशों के तहत है। आप सरकार के आदेशों के तहत यहाँ पर बैठे हैं, तो आप 5 से ज़्यादा लोग होते हुए हम 144 के तहत आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली नहीं है। अनलॉफुल असेंबली कौन सी होती है? वो असेंबली जिसमें 5 से ज़्यादा लोग हों और अविधिक रूप से गैर कानूनी तरीके से वो लोग इकट्ठे हुए हों, वो असेंबली अनलॉफुल होती है। और जो भी अनलॉफुल असेंबली होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस और प्रशासन के पास में 144 में व्यापक अधिकार दिए होते हैं। उन अधिकारों का मतलब ये नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक डंडा लिए घूमते रहें और जहाँ भी 5 लोग दिखें उनको ठोकें, ऐसा नहीं। उसका सीधा मतलब ये है कि 144 की पालना समय रहते, आवश्यकता रहते, जहाँ जहाँ आवश्यकता उस अनुरूप हम पालन कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुबह से प्रशासन को आपने काफ़ी बार सुना है, एडिशनल साहब को सुना है, SHO साहब को सुना है, हमें सुना है। आप जरूर पके होंगे, थके होंगे, लेकिन हमारे इस बात को, इस संदेश को बच्चों तक जरूर पहुंचाना और उनको इतना समझाना जितना हमने आपको समझाया है। भले वो आपकी तरह कितने भी थक जाए, फिर भी पूरी बात बतानी है। और ये जो चिरमी वाला गाना था, इसमें एक बात देख रहा था, इसमें बाहर का कुछ नहीं था। कई बार करियोगे से बच्चे गा रहे होते, मैं देख रहा था उनको, बच्चे को एक के गा रही है, ये हारमोनियम बजा रहे थे, क्या देख रहे थे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इनोवेटिव था, शानदार था। हम जिस धरती के जिस हिस्से से आते हैं, वहाँ की आबो हवा में ये गाने चलते रहते हैं, हमारी यादें, हमारे परिवार की यादें जुड़ी रहती हैं। आप सब लोगों ने याद किया, सबको सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमें मालपुरा उपखंड की आबोहवा, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इन सभी के बारे में हमें बारीकी से जानकारी दी। साथ ही हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है, जिसके आप काश्तकार हो, तो उसके लिए हम सभी आपके सहयोग के लिए पूर्ण तैयार हैं और हम आश्वस्त करते हैं तो हम सभी आपको आश्वस्त करते हैं कि कल हमारे विद्यालय की जो प्रार्थना सभा होगी उसके अंदर निश्चित रूप से आपका मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे किया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे संस्कार बच्चों में डालेंगे